हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम मिशन आईएएस के 21 एंड 22 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। एविएशन मिनिस्टर सेट्स अप 3 एडवाइजरी ग्रुप्स टू सॉर्ट आउट द सेक्टर चैलेंजेस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस में तो आपको ही पता होगा, जब आप सिलेबस देखते होगे तो ये जो एविएशन सेक्टर है ये हाईलाइटेड वे में आपको दिया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस के बारे में भी जानना होगा कि आखिर सिविल एविएशन सेक्टर क्या फेस कर रहा है। तो बेसिकली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन्होंने 3 एडवाइजरी ग्रुप फॉर एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स एंड एमआरओ, दैट इज योर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल, इन सबों के लिए बनाई है। और तीनों के तीन जो होंगे वो हेड किए जाएंगे सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड कंसर्न्ड इंडस्ट्री प्लेयर्स ये मेंबर्स होंगे, है ना। तो तीनों के तीनों जो आपके ग्रुप बनाए गए हैं एडवाइजरी ग्रुप, वो हेड किए जाएंगे सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका ग्रुप ऑफ एयरलाइंस है ये एडवाइस करेगा ऑन द वेज टू इनहांस द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, कि कैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को इनहांस करना है, वो तरीके बताए जाएंगे। साथ ही साथ मैटर्स रिलेटेड टू पैसेंजर फैसिलिटीज जो दी जानी चाहिए एयर ट्रेवल के दौरान, है ना, जो भी इश्यूज आती हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, along with methods to safeguard the viability of airlines among other things। और जो आपके ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स हैं ये एडवाइस करेंगे कि कैसे एयरपोर्ट कैपेसिटी को एनहांस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट और मॉडर्नाइज कैसे करना है, क्या इश्यूज आ रही है, कैसे उस इश्यूज को खत्म करना है, एंड ऑल्सो इश्यूज रिलेटेड टू एयरपोर्ट टैरिफ, ये भी आपका डिस्कस किया जाएगा। एंड कैपेक्स परफॉर्मेंस ऑफ एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग द टारगेट अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और जो तीसरा है आपका ग्रुप फॉर एमआरओ, ये डिस्कस करेंगी मेजर्स को टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन कैरियर्स इन द एयर कार्गो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपका सिविल एविएशन है कैन बिकम ए गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सिविल एविएशन जो कंपनीज होते हैं या फिर गवर्नमेंट, क्योंकि अगर जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं अगर वो चीप हो जाए तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप ऑफ एमआरओ है ये डिस्कस करेंगे मेजर्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन कैरियर्स इन एयर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एज वेल। और फिर आप देख लो, अगर हम कुछ स्टेटस की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और अल्टीमेटली थर्ड लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ एयर पैसेंजर्स बाय 2024। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये एविएशन इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस को बता रहा है ना। तो बाय 2024 इतना ज्यादा एयर पैसेंजर्स आपका ट्रेवल करेगा कि वो थर्ड लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री बन जाएगा ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एयर पैसेंजर बाय 2024। और फाइनेंशियल ईयर 2021 आपको ही पता है, कोविड-19 बिकम ए मेजर डिसरप्शन, 2020 भी कह लो, 2021 में भी कहीं ना कहीं डिसरप्शन चल ही रहा है। तो ये मेजर डिसरप्शन रहा है फॉर होल सेक्टर, जिसमें एयरक्राफ्ट मूवमेंट कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन में तो बंदी हो गई थी, तब एयरक्राफ्ट ही नहीं है तो एयर पैसेंजर भी जाने बंद हो गए, है ना, फ्लाइट ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गई, सबका नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिला। बात करते हैं अदर रिसेंट इनिशिएटिव जो लिए गए हैं इस सेक्टर के लिए, तो वी हैव द ओपन स्काई सर्विस एग्रीमेंट सो दैट लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर किया जा सके इंडियन एयरलाइंस के लिए। स्काई सर्विस एग्रीमेंट कितने देशों के साथ करंटली भारत का है, अगर आप मेरे को बताएं तो और भी अच्छी बात होगी। नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी 2019 जो एयर कार्गो एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। एंड वी हैव द उड़े देश का आम नागरिक, आपने सुना होगा उड़ान स्कीम के बारे में, जिसके तहत नए नए एयरपोर्ट जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, जिसके तहत रीजनल कनेक्टिविटी भी प्रमोट करी जा रही है। एंड प्रमोशन टू प्राइवेट सेक्टर विद 100% एफडीआई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में अलाउ करी गई है ना। और याद रखना है, तो ये जो आपका प्राइवेट सेक्टर का प्रमोशन कैसे हो रहा है, तो एक तो आपका 100% एफडीआई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक रूट नहीं है, याद रखना है, गवर्नमेंट रूट से 100% एफडीआई, लेकिन ऑटोमेटिक रूट से आपका 49% पर आपका लिमिट है। एंड वी हैव द प्रोजेक्ट दिशा बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इनहांस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो ये भी आपको याद रखने। ये सब कुछ इनिशिएटिव जो रिसेंट में लिए गए हैं टू इम्प्रूव दिस सेक्टर, टू ऑगमेंट दिस सेक्टर। याद रखना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात, उड़ान हो गया, प्रमोशन टू प्राइवेट सेक्टर कैसे 100% एफडीआई अलाउ करी जा रही है, प्रोजेक्ट दिशा बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओपन स्काई एग्रीमेंट, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। प्रीलिम्स के लिए वही आपका ये याद रखना है, आपकी ये जो 3 एडवाइजरी ग्रुप्स है इसको हेड कौन करेगा, सिविल एविएशन मिनिस्टर। और ये जो आपके
रिसेंट इनिशिएटिव है इसके बारे में, नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी 2019, इसके बारे में कुछ बातें याद रख सकते हो। और उड़े देश का आम नागरिक, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट दिशा, ये क्या है प्रोजेक्ट दिशा, ये आप जान लो। Let's move to the second article. Supreme Court questions some provision of 97th Amendment dealing with the cooperative societies. इसके बारे में मैंने पॉलिटी के रिविजन सीरीज में भी डिस्कस किया था। 97th अमेंडमेंट बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड करी गई, डीपीएसपी में ऐड करी गई, एंड अलग से न्यू चैप्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऐड करी गई थी, ये है ना। तो कहीं ना कहीं ये 2011 में ये अमेंडमेंट हुआ था, आपको भी पता है। और अल्टीमेटली आपका कुछ प्रोविजंस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल, काफी पहले से ये मैटर अटका पड़ा था, लेकिन अभी क्या है कि कुछ प्रोविजन जो है वो उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। वो कौन से प्रोविजन है जिसको क्वेश्चन किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट 2:1 के मेजोरिटी वर्डिक्ट से, वैसे तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो वैलिडिटी है उसको अपहेल्ड किया है। और ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से मैटर को डील करता है, तो दे डील विद द इश्यूज व्हिच इज रिलेटेड टू इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट ये इंपॉर्टेंट है, बट इन्होंने सर्टेन पार्ट को स्ट्राइक डाउन किया गया है, इंसर्टेड भाया दिस अमेंडमेंट, जो रिलेटेड है टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर। तो आप देख सकते हो द कोर्ट स्ट्रक डाउन द पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखना पार्ट 9B, आपको ही पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग पार्ट ऐड किया गया था, यहाँ पर आप देख लो, है ना, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 9B, इसके अंतर्गत कुछ सर्टेन पोर्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन का स्ट्राइक डाउन किया है, नॉट ऑल। ये सब जो 19(1)(c है और ये आर्टिकल 43B सब जो ऐड किया गया था, ये सब को तो ऐसे ही रखा गया, पर पार्ट 9B के सर्टेन प्रोविजन को कहीं ना कहीं स्ट्राइक डाउन किया गया, तो ये याद रखना है आपको, है ना। तो यहाँ आप देख लो पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is operative only in so far as it concerns multi-state cooperative societies, है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो पार्ट 9B है संविधान का, जो अभी ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो ये ऑपरेटिव है ओनली इन सो फार एज it concerns multi-state cooperative societies both within the various state and in the union territories of India। तो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एज पर द आर्टिकल 368 क्लास 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट डील्ड विद एन एंट्री व्हिच वाज एन एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट। ये समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें तो भाई साहब कम से कम 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेटिफिकेशन चाहिए। आर्टिकल 368 क्लास 2 के तहत यही कंडीशन है। अब ये क्यों रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर से, बिकॉज कहा जा रहा है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यही ना कि रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए अगर आपको संविधान में कुछ अमेंड करने, तो ये इश्यू आ रही है। आप देख सकते हो आर्टिकल 368 की बात करें तो ये पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये आपका स्टेट सब्जेक्ट है एज पर द एंट्री 32 इन द लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल, दैट्स व्हाई ये इश्यू आई, है ना। तो इस रिगार्ड में बेंच ने कहा कि जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, जिसके तहत पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज आई, है ना, व्हिच आल्सो इंट्रोड्यूस द प्रोविजन टू डील विद द म्युनिसिपल कोऑपरेशन एंड पंचायत, ये भी तो भेजा गया था रेटिफिकेशन के लिए बाय द स्टेट। तो फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्यों नहीं भेजा गया, क्यों, चूंकि ये भी आपका एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये आपका इश्यू यहाँ पर देखने को मिली, है ना। तो ये इश्यू है, इस इश्यू को आप ध्यान में रखना क्योंकि ये आपका न्यूज में आया है। तो ये पार्ट 9B के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बारे में बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखना है आपको, है ना। तो आप देख सकते हो जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2011 में प्रोवाइडेड फॉर इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 19(1)(e), तो 19(1)(c) ऐड किया गया आपका 97(c)(a) के तहत, जिसके तहत राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फंडामेंटल राइट बन गया। साथ ही साथ 43B, आर्टिकल 43B का इंसर्शन हुआ पार्ट 4 दैट डील्स विद योर डीपीएसपी, और इसमें क्या कहा गया कि जो स्टेट है वो शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये आपको याद रखना है। 43B आर्टिकल पार्ट 4 में ऐड करी गई थी, और पार्ट 9B वाज इंसर्टेड, ये भी हुआ था, है ना, फ्रॉम आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT। ये आपका टोटल कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B के तहत डील करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू रिमेंबर इट, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी आई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
रिपोर्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम यूज ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी इन वाटर सेक्टर, ये रिलीज करी गई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब इस रिपोर्ट में क्या बातें हाईलाइट करी गई है, क्या रिकमेंडेशन है, लेट्स सी। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर मेंस के लिए निकल सकते हैं क्या, उसे भी देखेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है पोटेंशियल ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी फॉर वाटर सेक्टर इन इंडिया, ये प्रिपेयर किए गए हैं एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशियल इंडस्ट्रीज के द्वारा, जो कि एक आपका जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बॉडी है जो सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को इन इंश्योरिंग बेटर वाटर मैनेजमेंट इन द कंट्री। और इस रिपोर्ट के अनुसार जियो स्पेशियल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग हो गई, सर्विंग एंड मैपिंग हो गई, जीआईएस एंड स्पेशियल एनालिसिस हो गई, स्पेशियल इज और रिलेटेड टू लोकेशन, है ना, तो स्पेशियल एनालिसिस या फिर लोकेशनल एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, बिग डाटा एनालिटिक्स हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, 5G रोबोटिक्स एंड डिजिटल ट्विन हो गई, इसको इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है टू कम्बेट द वाटर क्राइसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वाटर क्राइसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे वाटर क्राइसिस को डील किया जाए, तो जियो स्पेशियल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन बी यूटिलाइज्ड टू डील विद द वाटर क्राइसिस, इफेक्टिवली कम्बेट किया जा सकता है। और ये जियो स्पेशियल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज के कुछ एग्जांपल्स में लिख सकते हो, सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग, सर्विंग एंड मैपिंग, जीआईएस एंड स्पेशियल एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब है। तो ये जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी विच इज रिलेटेड टू मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग द जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी या फिर लोकेशन, उन्हीं को हम कहते हैं जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको वाटर टेबल मेजर करना है ना, ग्राउंड में कितना वाटर टेबल है, वाटर बचा है या नहीं बचा है, तो वो आपका जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देगा। तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू कलेक्ट डाटा अबाउट द एसेट एंड रिसोर्सेज, enables analysis and interpretation, reporting and monitoring, planning and decision making and to take informed decision as well। और वेरियस मिशन जैसे आपका जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, ये सब सेटअप किए गए हैं, है ना, यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, है ना। इन सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब प्रोजेक्ट काफी अच्छे से इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं, है ना। की रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो इसमें आपका स्पेशियल टेम्पोरल डाटा एंड टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की बात करी गई है, विच इज यूज्ड बाय द वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सो दैट सीमलेस एक्सेस किया जा सके इन्फॉर्मेशन का बोथ लोकली एंड नेशनली एंड इनेबल डिसीजन मेकिंग। एंड इन ऑर्डर टू डेराइव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, जो यूजर डिपार्टमेंट है उनको लॉन्ग टर्म विजन बिल्डअप करना पड़ेगा ऑफ द आउटकम्स ऑफ द जियो स्पेशियल इंप्लीमेंटेशन। साथ ही साथ नॉलेज पोर्टल का क्रिएशन करने की बात करी गई है, दैट इंक्लूड्स केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, टूल्स सो दैट डिफरेंट स्टेट्स इसको यूटिलाइज कर सके और वाटर क्राइसिस की समस्याओं को खत्म कर सके। एंड ये आप देख सकते हो जियो स्पेशियल एंड वाटर सेक्टर इकोसिस्टम की बात करें तो आपका फंडिंग एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक, है ना, जीका, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब फंडिंग भी प्रोवाइड करती हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं फॉर द वाटर प्रोजेक्ट व्हाइल इनकरेजिंग द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। Academic and Research Institute provide training and technical support to water related public sector agencies, ये भी है। नेशनल जियोस्पेशियल एजेंसी जैसे आपका NRSC, इसरो, सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे एंड जियोलॉजिकल सर्वे, ये सब आपके कोर ऑथेंटिकेटेड एंड जियोस्पेशियल डाटा एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपका जियोस्पेशियल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म, जियोस्पेशियल सर्विसेज एंड सॉल्यूशन, ये प्राइवेट सेक्टर आपको प्रोवाइड करता है। वाटर सेक्टर एजेंसीज में जैसे ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज हो गई एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर लेवल्स, डैम्स, रिवर्स, प्रोवाइड वाटर एज ए यूटिलिटी सर्विसेज एज वेल। एंड पॉलिसी मेकर्स में जैसे आपका DST हो गया, मैती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये सब पॉलिसीज क्रिएट करते हैं विच इज कंडीशिव टू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन द सेक्टर। तो ये आपके जियो स्पेशियल एंड वाटर सेक्टर इकोसिस्टम की बात हमने कर ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड डाटा याद रखना है आपको, है ना। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की तरफ से ये जो आपका रिपोर्ट आया है, जिसमें कैसे अपॉर्चुनिटीज हम जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज का लेकर वाटर क्राइसिस को कंट्रोल, मेंटेन और मिनिमाइज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट फॉर ग्वालियर ओरछा, ये लॉन्च करी गई है। तो ये देख लो आप, ग्वालियर एंड ओरछा ये सिटीज के नाम है, उसको सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा अंडर द हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, जो स्टार्ट करी गई थी 2011 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इंक्लूसिव एंड वेल प्लान डेवलपमेंट किया जाए फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज का वाइल प्रिजर्विंग द कल्चर एंड हेरिटेज, है ना। तो ये सब सिटीज काफी फास्टली ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हिस्टोरिकल कल्चर, हेरिटेज ये सब डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इनको भी प्रिजर्व करना है अलोंग विद द ग्रोइंग सिटी। तो इसलिए आपका ये जो है सिटीज को इंक्लूड किया गया है, सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा अंडर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। ये जो प्रोग्राम है फोकसेस करता है ऑन इन्वॉल्विंग मोर पीपल इन प्रिजर्वेशन एफर्ट, रेज लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड सीक इनोवेशन स्कीम्स
और ग्वालियर की बात करें तो ये जो ग्वालियर सिटी है स्टेब्लिश करी गई थी 9th सेंचुरी में, और ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कवचू एंड सिंधियाज के द्वारा रूल किया गया था। और ग्वालियर बेसिकली जाने जाते हैं फॉर इट्स पैलेसेस एंड टेम्पल्स इंक्लूडिंग द इंट्रिकेटली कार्व्ड सास बहू का मंदिर टेम्पल, याद रखना है ये आपका ग्वालियर में ही है। ओरछा की बात करें तो ये पॉपुलर है फॉर इट्स टेम्पल एंड पैलेसेस एंड वाज द कैपिटल ऑफ बुंदेल किंगडम इन द 16th सेंचुरी। और यहाँ पर अगर हम बात करें ओरछा में तो आपका फेमस स्पॉट इन द टाउन कौन कौन से चीजें यहाँ मौजूद है, राजमहल आपके ओरछा में मौजूद है, जहांगीर महल है, रामराज टेम्पल है, राय प्रवीण महल है एंड लक्ष्मण नारायण मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट लक्ष्मण नारायण टेम्पल या मंदिर, ये याद रखना आपको ओरछा में। और इन रिलेटेड न्यूज इंग्लिश पोर्ट सिटीज ऑफ लिवरपूल इसको रिमूव कर दिया गया है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, साइटिंग कंसर्न्स अबाउट की ओवर डेवलपमेंट हो रहा है इंक्लूडिंग द प्लान्स फॉर ए न्यू फुटबॉल स्टेडियम। इसके लिए इसको यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया गया है, याद रखना है कौन सा, इंग्लिश पोर्ट सिटी ऑफ लिवरपूल। और अदर साइट्स स्ट्रिप्ड प्रीवियसली जो हटाए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, ये याद रखना है आपके। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओमान 2007 में हटाया गया था, साथ ही साथ ड्रेसडेन इल्वे वैली इन जर्मनी 2009 में हटाया गया था, ये याद रखना है आपको, है ना। तो ये देख लो क्लीनिनेस ड्राइव इन द सिटीज, तो कैसे ये इम्पैक्ट करेगा सिटीज को, तो अगर ये लेवल हो जाता है अमंग द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्वालियर एंड ओरछा विल विटनेस द फॉलोइंग वर्क। पहली बात तो यहाँ पर आपका रिस्टोरेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट मानसिंह पैलेस का होगा, गुरजी महल का होगा, सास बहू टेम्पल का भी होगा, एंड कार्विंग्स एंड पेंटिंग्स ऑन द वॉल ये आपका डिस्टिंक्टली क्लियर हो जाएगा। अप्रोच रोड टू दिस प्लेसेस ये वाइडन कर दी जाएंगी, गार्ड्स वुड बी पोस्टेड टू प्रोटेक्ट द साइट्स फ्रॉम डिफेसमेंट एंड थेफ्ट। तो ये सब बेनिफिट्स आपका मिलेगा, क्लीननेस ड्राइव चलना शुरू हो जाएगा इन सिटीज को मेंटेन करने के लिए। तो वी हैव डिस्कस्ड इट, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमिटी लिमिटेड यानी कि NARCL टू टेक अप 2 लाख करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, याद रखना नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमिटी लिमिटेड ये 2 लाख करोड़ का नॉन परफॉर्मेंस एसेट टेकअप करने वाले हैं, ये न्यूज में आई है। तो बेसिकली आपका जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है अलोंग विथ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है इंडिया डेब्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसे प्रपोज किया गया था इस साल के बजट में कि जो भी स्ट्रेस्ड डेब्ट है बैंकों की उसको ये टेक ओवर करेगा, सो दैट जो बैंकों के जो पुअर बैलेंस शीट हो रहे हैं ड्यू टू द NPAs वो ठीक हो सके और अल्टीमेटली बैंक का जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके। अदरवाइज आपको ही पता है कि जो रेटिंग्स होती है बैंकों की वो गड़बड़ हो जाती है, तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं और अल्टीमेटली बैंक जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर क्राइसिस इश्यू फेस करने लगता है, और भी बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। अगर NPA राइज होता है तो आप हमें बताइए, अगर NPA राइज होता है तो क्या क्या इश्यूज इकोनॉमी प्लस बैंक को फेस करने पड़ते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वही कि जो आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो भी बिजनेस होता है उसे ये कैरी आउट करेगा। व्हेन वी से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं जो क्या करेंगे, कोई बैंक है ना, बैंक ने लेट से कि किसी को लोन दिया था, अल्टीमेटली वो लोन नहीं चुका रहा है, तो अब उस लोन को चुकाने के लिए बोरोवर की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, इनफैक्ट उसका ड्यू डेट भी हो गया है और बैंकों के प्रयास के बावजूद वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या करेगा, धीरे धीरे आपका NPA बढ़ने लगेगा बैंकों का। तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बैड एसेट जिसको आप कहते हो NPA या फिर स्ट्रेस एसेट कहते हो, है ना, इनके जो कोलेटरल्स होते हैं, है ना, इनके जो शेयर्स होते हैं वो बैंकों से सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और फिर ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली आपका बोरोवर से कांटेक्ट करके जो भी आपके लोन अमाउंट है उसको हासिल करने का प्रयास करेंगे, है ना। सस्ते रेट में खरीदे जाते हैं, सो दैट इसके बीच में जो है लेट से कि कम से कम कुछ बोरोवर्स ने पे कर दिया तो अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट बन जाता है। दैट मीन्स द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, है ना। तो आप देख लो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एसेट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेब्टर्स ऑफ द बैंक, है ना, उसको बाय करता है एट ए म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू एंड अटेम्प्ट टू रिकवर द डेब्ट, और इसके बीच में जो भी आपके बेनिफिट होते हैं वो आपका एंजॉय करता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये जो कंपनी है वो बैंक को 15% कैश में पे करेंगे एंड 85% इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस एसेट, है ना। तो जो भी पेमेंट का एग्रीमेंट होगा उसमें 15% आपका कैश में और 85% इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। और अगर हम बात करें NARCL यानी कि योर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये मैनेज भी करेंगी, इन्फोर्स करेंगी, सेल और रियलाइज करेंगी कोई भी प्रॉपर्टी को या फिर एसेट को जो इसके कंट्रोल में आएगा अमंग द अदर्स। एंड NARCL ये मैनेज करेंगी इन एसेट्स को और
चाहे तो ये बेच भी सकती है टू द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड अदर इन्वेस्टर्स टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस एसेट। क्यों? बिकॉज ये तो बैंक से खरीद लेगा ना, तो फिर मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि बैंकों को तो पैसे मिल गए, अल्टीमेटली ये फिर क्या करे क्या ना करे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। और करंटली इट हैज 8 पब्लिक सेक्टर बैंक एज इट्स शेयर होल्डर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये भी इक्विटी स्टेक कंपनी में हासिल कर सकते हैं। एंड व्हाइल द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इक्विटी स्टेक इन द कंपनी, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी आरसीएल में गवर्नमेंट का कोई भी इक्विटी स्टेक नहीं है। इट विल प्रोवाइड गारंटी अगेंस्ट लोन लॉसेस ऑन द सिक्योरिटी रिसिप्ट जो NARCL के द्वारा इश्यू किया जाएगा। हाउएवर NARCL डज नॉट हैव इक्विटी स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, फिर भी ये गारंटी प्रदान करेंगे कि लेट्स से कि अगर लोन लॉसेस होता है ऑन द सिक्योरिटी रिसिप्ट जो इश्यू करे जाएंगे NARCL के द्वारा, तो वो गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रदान करेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। So let's move to the shorter news. SMILE support for marginalized individuals for livelihood and enterprise scheme। तो अगर हम बात करें स्माइल स्कीम की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट करी गई है। इसमें क्या होंगी, वेरियस सब स्कीम्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, और ये कवर करती है सेवरल कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स को लाइक वेलफेयर स्कीम्स फॉर पर्सन्स जो एंगेज्ड है इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। और फोकस क्या होगा इस स्कीम का, तो रिहेबिलिटेशन ऑफ द बेगर्स, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, काउंसलिंग एज वेल, एजुकेशन एज वेल, स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। और ये जो स्कीम है इंप्लीमेंट करी जाएंगी विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट या यूटी गवर्नमेंट या लोकल अर्बन बॉडीज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड अदर्स। नेक्स्ट इज योर यूएन सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। ये सर्वे क्या है और क्या रिकमेंडेशन है देखते हैं। तो बेसिकली अभी लेटेस्ट यूएन ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के अनुसार इंडिया नोटिसेबल प्रोग्रेस किया है इन द ईज ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, है ना। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देखने को मिला है। और ये जो बायएनुअल सर्वे है वो एक्सक्लूसिवली डील करता है ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स जो इंडिविजुअल कंट्रीज उठा रहे हैं, तो भारत की तारीफ करी गई है। एंड ये जो सर्वे है वो 58 मेजर्स के ऊपर ट्रैक करता है ट्रेड फैसिलिटेशन को, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन है या नहीं है, कितना है, ये सब पर डिस्कस किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फीस एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर रिफंड्स जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में देखे जाते हैं। और इंडिया का रैंक भी इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 78.49% जो 2019 में था, और अभी 2021 में आपका 90.52% हो गया है। तो कहीं ना कहीं ट्रेड फैसिलिटेशन, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेशन में आपका प्रोग्रेस भारत ने दिखाया है। अप्रोक्स आप देख सकते हो कि 12% के आसपास। एंड नेक्स्ट इज योर एवियन फ्लू। एवियन फ्लू की बात करें तो इंडिया हैज रिपोर्टेड पॉसिबली द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन डेथ ड्यू टू बर्ड फ्लू। याद रखना है, रिपोर्टेड पॉसिबली फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन डेथ जो बर्ड फ्लू से देखने को मिला। द स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस जो बर्ड को अफेक्ट करता है, बट यहाँ पर ह्यूमन डेथ देखने को मिल रही है, इसलिए काफी ज्यादा चिंता करने वाली न्यूज है। बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये डिजीज है कॉज्ड बाय द एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस जो नेचुरली आपके विल्ड बर्ड, जंगली बर्ड्स में मिल जाते हैं। और इस साल H5N8 एंड H5N1 इन्फ्लुएंजा फ्लू ये रिपोर्ट की गई थी बर्ड्स में फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, आपने सुना ही होगा, है ना। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स की किलिंग भी हुई थी। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ऑफ द बर्ड फ्लू वैसे तो कॉमन नहीं है, लेकिन वैसे व्यक्ति जो वर्क करते हैं इन क्लोज कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स डेड और अलाइव और ईट अनकुक्ड और हाफ कुक्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये रिस्क पर है। नेक्स्ट इज योर न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल एंड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM। तो DRDO ने 2 मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है, MPATGM और न्यू वेरिएंट ऑफ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको आप आकाश NG यानी कि NG मिसाइल कह रहे हो, है ना। तो MPATGM की बात करें यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो वेट फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मिसाइल इनकॉर्पोरेटेड विद स्टेट ऑफ द आर्ट मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड सीकर, जिसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स भी है। आकाश NG, इसका रेंज आपको याद रखना है 60 किलोमीटर है। स्पीड की बात करें 2.5 mh यानी कि 2.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। एंड इसे 1958 में बनाया गया था। DRDO आपका R&D विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। रीजन वही है कि टू एम्पावर इंडिया विद कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस अचीव करना इन द क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट 75 इंडिया P75I। तो ये इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने फर्स्ट P75I सबमरीन टेंडर इशू कर दिया है। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75I की, तो ये आपका फोकस करता है इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन, जिसमें कंटेम्प्रोरी इक्विपमेंट, मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स होंगे, वेपन्स होंगे, सेंसर्स होंगे, इंक्लूडिंग द फ्यूल सेल बेस्ड AIP दैट इज योर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लांट भी होगा।
और AIP की बात करें यानी कि योर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो होते हैं उसको अलाउ करते हैं कि वो आप अंडर वाटर रख सकते हो फॉर लॉन्गर टाइम। सो इसके लिए जो लिथैलिटी है उसको एनहांस करता है, लॉन्गर समय तक ये आपका अंडर वाटर रह सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो ये जो आपका पेट्रोल डीजल पर ऑपरेट करने वाले इलेक्ट्रिक सबमरीन से इनको एयर लेने के लिए बार बार बाहर आने पड़ते हैं, तो ये आपका बेनिफिशियल होगा इसकी आपका ये जो सबमरीन बनाई जा रही है। अदर कंट्रीज हैविंग द AIP सिस्टम, चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, रशिया के पास है। और ये जो P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट है estimated at over $5.5 billion, ये फर्स्ट एक्विजिशन होगा इंडिया हैज अंडरटेकन थ्रू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोक्योरमेंट मॉडल। एंड वी हैव द मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी यानी कि मैंगलीव, आपने सुना ही होगा, है ना। तो सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद चाइना ने रोल आउट कर दिया है हाई स्पीड मैंगलीव ट्रेन को, जिसका आप स्पीड देख सकते हो 6000 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लोन की स्पीड ओवरऑल देखने को मिलती है तो 150 से लेकर 200-300 किलोमीटर तक जाती है। आप समझ सकते हो कि ये जो चाइना ने हाई स्पीड मैंगलीव ट्रेन रोल आउट किया है टॉप स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर का है। तो मैंगलीव की बात करें तो इसका एब्रिविएशन है आपका मैग्नेटिक लेविटेशन, है ना। ये सिस्टम है जिसमें व्हीकल जो है वो रन करती है, यानी कि जो आपके ट्रेन होंगी या व्हीकल होंगी वो रन करते हैं लेविएटेड फ्रॉम द गाइड वे, इट इज करस्पॉन्डिंग टू द रेल ट्रैक्स ऑफ कन्वेंशनल रेलवे। जैसे ये आपका कन्वेंशनल रेलवे है ना, तो ये जो मैंगलीव ट्रेन होती है ये थोड़ा हायर हाइट पे चलती है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसलिए ऊपर रहती है और स्पीड काफी ज्यादा इनका होता है। और इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का इस्तेमाल होते हैं बिटवीन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स ऑन बोर्ड द व्हीकल एंड कॉइल्स ऑन द ग्राउंड। तो नीचे कॉइल हो गया और इसके ऊपर जो गाड़ी है मैग्नेट जो दो उसके ऊपर लगी हुई है, जिसके कारण नो कांटेक्ट होता है। नो कांटेक्ट यानी कि फ्रिक्शन नहीं होगा बिटवीन व्हीकल एंड गाइडवे, दैट्स व्हाई इट रीचेस द हाई स्पीड अलोंग विद अदर बेनिफिट्स सच एज हायर एफिशिएंसी एंड लो नॉइज एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन टॉपिक इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, ताइवान। तो ताइवान आप लोकेशन देख लो, ये आपका चाइना है और चाइना है और ये आपका ताइवान है ना। और ये ताइवान स्टेट आप देख सकते हो और फिर ईस्ट चाइना सी देख लो ऊपर है नॉर्थ में, उसके बाद आपका ताइवान स्टेट है, उसके बाद साउथ चाइना सी है और फिर यहाँ पर फिलीपींस सी है ताइवान के ईस्ट में, आप देख सकते हो ना। तो रिसेंटली ताइवान ने डिसाइड किया है कि वो अपना फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस लिथुआनिया में स्टैब्लिश करेगा यूजिंग ताइवान एज ए नेम इंस्टेड ऑफ ताइपी। तो ताइपी का नाम ना यूज करके ये ताइवान यूज करेगा और वहां पर लिथुआनिया में फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ये स्टैब्लिश करेगा। तो ताइवान की बात करें जिसका कैपिटल ताइपेई है, ये आइलैंड नेशन है लाइंग इन द साउथ चाइना सी, याद रखना है साउथ चाइना सी में लाई करता है अनदर रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसमें ये आपको ही पता है कि विद द माओ जेडोंग कम्युनिस्ट आर्मी नेशनलिस्ट के ऊपर इन्होंने जीत पाई थी, जिसको कहते हैं क्यूमिंगोटिंग अंडर द चियांग काई शेक 1949 में। तो जो मेनलैंड ऑफ चाइना है वो अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गई, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना फ्लेड टू ताइवान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टिल क्लेमिंग ताइवान। तो जो ये मूव है कहीं ना कहीं ताइवान को मदद करेगा टू स्ट्रेंथन इट पार्टनरशिप विद अदर डेमोक्रेसीज एंड राइजिंग थ्रेट्स फ्रॉम मेनलैंड चाइना, और वो आप देख ही रहे हो। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन एंड होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।